गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज अब्दुल रहमान भाटी। आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है यूरो एकेडमी। स्टूडेंट, हम पिछले लेक्चर के अंदर प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं कि केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन यानी कि रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के बारे में कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है, रासायनिक अभिक्रियाओं के समीकरण क्या होते हैं और रासायनिक अभिक्रिया के समीकरणों को किस प्रकार से संतुलित किया जाता है। आज के हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस क्या होती है, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया, ये सारी की सारी अभिक्रियाएं क्या होती है, कोरोजन और डेंसिटी, इनके बारे में भी हम थोड़ा बहुत जानने लगेंगे। तो आज सबसे पहले हम शुरू कर देते हैं कि हमारा लेक्चर के अंदर सबसे पहला जो टॉपिक है संयोजन अभिक्रियाएं यानी कि एडिशन रिएक्शंस यानी कि संयोजन अभिक्रियाएं क्या होती है। सबसे पहले आपको ये जानने से पहले आपको ये जानना चाहिए कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकारों की क्यों जरूरत पड़ी। आपको ये जानना होगा कि हमने पिछले लेक्चर के अंदर ये डिस्कस किया था कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है। रासायनिक अभिक्रियाएं बेसिकली रासायनिक परिवर्तन ही होते हैं जिनकी वजह से नए पदार्थों का निर्माण हो जाता है। ये जो नए पदार्थ होते हैं, क्या उनके अंदर जो परमाणु होते हैं, क्या उनके अंदर जो द्रव्यमान होता है, क्या वो बाहर से आता है, क्या उनके अंदर जो यौगिक होते हैं क्या बाहर से आते हैं, क्या उनमें कुछ मिलता है जिसकी वजह से क्या है कि नए प्रोडक्ट बनते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। रासायनिक अभिक्रियाओं के अंदर क्या होता है कि जो पदार्थ होते हैं, जो अभिकारक हम लेते हैं, उन अभिकारकों को बंध जो होते हैं आपस के अंदर टूटते हैं, आपस में बंध टूटते हैं और नए बंधों का निर्माण होता है। और नए बंधों के निर्माणों की वजह से ही क्या होता है कि रासायनिक प्रोडक्ट जो होते हैं, नए रासायनिक प्रोडक्ट का निर्माण होता है। इसी आधार पर यानी कि रासायनिक अभिक्रियाओं के अंदर बेसिकली पुराने जो अभिकारक होते हैं उनके अंदर बंध टूटते हैं और नए प्रोडक्टों का निर्माण होता है। नए बंधों के जुड़ने से नए प्रोडक्ट का निर्माण होता है। तो इसी आधार पर रासायनिक अभिक्रियाओं को बांटा गया है उनके जुड़ने और उनके टूटने के आधार पर बहुत सारे प्रकारों के अंदर। उनमें से सबसे पहला जो प्रकार है वो है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया को हम एडिशन रिएक्शन भी कहते हैं। एडिशन रिएक्शन इसको क्यों कहते हैं, इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं जिनके अंदर दो या दो से अधिक अभिकारक हम क्या करते हैं रासायनिक अभिक्रिया के अंदर लेते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनके अंदर दो या दो से अधिक अभिकारक लिए जाते हैं और रासायनिक परिवर्तन के बाद में हमें सिर्फ एक उत्पाद के रूप में एक प्रोडक्ट हमें मिलता है। यानी कि बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूं कि हम क्या लेते हैं, इसके अंदर दो, मान लीजिए इसके अंदर क्या लेते हैं, दो अभिकारक लेते हैं और हमें सी नाम का एक ही प्रोडक्ट मिलता है। ऐसी अभिक्रियाओं को हम रासायनिक अभिक्रियाओं को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसके उदाहरण क्या है, इसके उदाहरण के अंदर अगर हम लेना चाहते हैं तो हम इसके अंदर कोयले का दहन ले सकते हैं। कोयले का दहन, कोयला का दहन, कोयले का दहन हम इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। कोयले के दहन के अंदर क्या होता है, कोयले के दहन के अंदर बेसिकली कार्बन होता है। कार्बन के अंदर हम क्या करते हैं ऑक्सीजन दे देते हैं। कार्बन के अंदर हम क्या करते हैं ऑक्सीजन देते हैं। यानी कि इसके अंदर दो अभिकारक होते हैं और दोनों अभिकारक मिलकर के क्या बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं। यानी कि ऐसा उदाहरण जिसके अंदर दो अभिकारक मिलकर के एक प्रोडक्ट का निर्माण कर रहे हैं, ये वो क्या ऐसी अभिक्रिया कहलाती है, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। दूसरा अगर मैं उदाहरण इसका मैं आपको देना चाहूं तो मैं इसका दे सकता हूं जल का निर्माण। यानी कि जल का निर्माण की जो अभिक्रिया होती है वो भी इसी प्रकार की अभिक्रिया होती है। जल निर्माण की जो अभिक्रिया होती है वो भी अभिक्रिया इसी प्रकार की होती है। यानी कि किस तरीके से होती है, इसके अंदर हम क्या लेते हैं हाइड्रोजन गैस लेते हैं और इसके अंदर ऑक्सीजन गैस लेते हैं और ये दोनों मिलाकर के क्या बना देती है H2O का निर्माण करती है। यानी कि इस प्रकार से इसको बैलेंस भी कर देते हैं। इस प्रकार से इसमें भी क्या लिए, हमने दो अभिकारक लिए और दोनों अभिकारक मिलकर के क्या बनाते हैं, दोनों अभिकारक मिलकर के हम इसके अंदर किसका निर्माण करते हैं, इसके अंदर H2O का निर्माण करते हैं। इसलिए जल का निर्माण भी किस प्रकार की अभिक्रिया है, रासायनिक संयोजन अभिक्रिया है। रासायनिक संयोजन अभिक्रिया यानी कि एडिशन रिएक्शन का एक उदाहरण हो सकता है। तीसरा उदाहरण और मोस्ट इंपोर्टेंट उदाहरण जो है इसका हो सकता है कि हम कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड इसके अंदर हम इसके अंदर ले सकते हैं और उसकी अभिक्रिया हम इसके अंदर करवा सकते हैं जल के साथ में। यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर अगर हम क्या मिला दें, अगर हम जल मिला दें, पानी मिला दें, वाटर मिला दें तो उससे क्या होता है, इससे बन जाता है CaOH2 का निर्माण होता है होल, ठीक है, इसका निर्माण होता है। इसको हम कहते हैं भुजा हुआ चूना, यानी इसको कहते हैं बिना भुजा हुआ चूना, बिना भुजा हुआ चूना, इसको बिना भुजा हुआ चूना कहते हैं और इसको भुजा हुआ चूना कहते हैं। भुजा हुआ चूना भी इसको कहा जाता है। क्या डिफरेंस होता है, इसके अंदर क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर अगर हम पानी मिला देते हैं तो ये इसके अंदर परिवर्तित हो जाता है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर बदल जाता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को भुजा हुआ चूना भी कहते हैं। ये जो होता है भुजा हुआ चूना जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे
दैनिक जीवन से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दैनिक जीवन में किस तरीके से इंपॉर्टेंट है, आपने देखा होगा कि हमारे घरों के बाहर में व्हाइट कलर का, सफेद कलर का एक लेप किया जाता है, जिसकी वजह से 2-3 दिनों के अंदर चमक आ जाती है, वो इसी का लेप होता है। चूने के अंदर हम क्या मिलाते हैं, पानी मिलाते हैं, पानी मिला करके उसका कया कलर कर देते हैं, और कलर करने के बाद में वो 2-3 दिन बाद के बाद में हमें वो खिलकर दिखाई देता है। वो ऐसा क्यों होता है, उसके अंदर एक अलग प्रकार की रिएक्शन होती है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, जब हम उसको करते हैं तो ये 2-3 दिन तक क्या करता है, 2-3 दिन बाद के अंदर, 2-3 दिन के अंदर क्या करता है, वायुमंडल की जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसके साथ में क्रिया कर लेता है। वायुमंडल के कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में ये क्रिया करके क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करता है। कैल्शियम कार्बोनेट की परत बनाता है और जल को ये बाहर निकाल देता है, जिसकी वजह से वहां पर क्या आ जाती है, चमक आ जाती है। और उसकी जो रिएक्शन है वो किस प्रकार से होती है, उसकी रिएक्शन इस प्रकार से होती है कि इसको ले लो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को नाम से उठा लो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को उठा लो और उसकी क्रिया करवा दीजिए किसके साथ में, उसकी क्रिया हम करवा देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस के अंदर, यानी कि वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में ये क्रिया करता है, और वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में ये क्रिया करके क्या बना देता है, CaCO3 बनाता है, और साथ में जल का निकास करता है, यानी कि जल को क्या करता है, बाहर निकाल देता है। इसको कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, इसको क्या कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट भी कहते हैं, इसको कैल्शियम कार्बोनेट भी कहते हैं। क्या उपयोग होता है इसका, आपने संगमरमर का नाम सुना होगा, ठीक है। संगमरमर का यही फॉर्मूला होता है। ये क्या करता है, ये क्या करता है, हमारी दीवारों के ऊपर चमक ला देता है। तो ये अभिक्रिया बेसिकली इसके अंदर होती है, ये हमारी दीवारों के ऊपर चमक ला देता है। यही संगमरमर का सूत्र होता है। संगमरमर आपने देखा होगा, संगमरमर का यही सूत्र होता है। संगमरमर का आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, संग 2 बार मारना है संग को, ठीक है। तो संगमरमर इसका सूत्र होता है CaCO3, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट, उसी का सूत्र होता है। एग्जाम में कई बार कई दफा आपसे पूछा भी जाता है। तो ये संयोजन अभिक्रिया के उदाहरण हो सकते हैं। संयोजन अभिक्रिया बेसिकली कुछ भी नहीं होती है, 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर के एक प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया हम कह सकते हैं। दूसरी अभिक्रिया के अगर हम रूप चले, दूसरी अभिक्रिया के हमें रूप में चले तो कौन सी हो सकती है, दूसरी अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया क्या कहते हैं इसको, डीकंपोजिशन रिएक्शन भी इसको कहा जाता है, ठीक है। क्या होती है वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया बेसिकली ये होती है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनके अंदर एक अभिकारक होता है और एक अभिकारक क्या होता है, टूट करके 2 या 2 से अधिक उत्पादों के अंदर परिवर्तित होता है। ऐसी अभिक्रियाओं को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। किस तरीके से, इसके अंदर एक ही अभिकारक होगा और वो रासायनिक परिवर्तन के बाद में, यानी कि टूटने के बाद में वो 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट के अंदर क्या बदल जाएगा, तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कह देंगे, वियोजन अभिक्रिया कह देंगे। वियोजन अभिक्रियाओं के अंदर अगर हम उदाहरण लें तो हम वही उठा सकते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट वाला अभी जो हम करके आए हैं। सबसे पहला उदाहरण क्या ले लेते हैं, अगर हम उदाहरण लेते हैं तो इसके उदाहरण के अंदर सबसे पहला उदाहरण तो हम वही उठा लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट वाला उदाहरण। इसके अंदर एक चीज और है, इसके अंदर एक चीज और है, ये जो रिएक्शन होगी, वियोजन अभिक्रिया जो होगी, जब भी ये वियोजन अभिक्रिया होगी, आप इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे कि ये रिएक्शन जो है हमेशा ऊष्मा की उपस्थिति के अंदर होगी, ये प्रकाश की उपस्थिति के अंदर होगी, या ये विद्युत की उपस्थिति के अंदर होगी। अगर इसको आप बाहर से क्या दोगे, एनर्जी दोगे, तभी ये रिएक्शन संपन्न होगी। और प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करके आए हैं कि जब हम बाहर से कोई भी एनर्जी किसी को देते हैं तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन भी इनको इंग्लिश में कहा जाता है। ऐसी अभिक्रियाएं कौन सी रिएक्शन होती है, ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कहलाती है, इनको बाहर से दिया जाता है। तो इस आधार पे वियोजन अभिक्रियाएं जो होती है वो वापस 3 तरीके से बढ़ सकती है। 3 तरीके से कौन कौन सी बढ़ सकती है, 3 तरीके के अंदर अगर ए तरीका लूं मैं तो कौन सी हो सकती है, ऊष्मीय वियोजन हो सकता है। कैसी हो सकती है, ऊष्मीय वियोजन, ऊष्मीय वियोजन हो सकता है। इनके अंदर ऊष्मीय वियोजन बोलो तो क्या हो सकता है, थर्मल डीकंपोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन इनके अंदर हो सकता है। ऊष्मीय वियोजन हो सकता है, थर्मल डिकम्पोजिशन हो सकता है। थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब क्या है, इसमें वियोजन का मतलब क्या है, ऐसी अभिक्रियाएं जिनके अंदर वियोजन जो होता है, डिकम्पोजिशन जो होता है, टूटना जो होता है, वो ऊष्मा की उपस्थिति के अंदर हो, वो कैसी अभिक्रिया कहलाती है, वो वियोजन अभिक्रिया या डिकम्पोजिशन रिएक्शंस हो सकती है। इसका मतलब क्या है, इसका मैं सबसे अच्छा उदाहरण ले सकता हूं, सबसे पहला उदाहरण ले सकता हूं, CaCO3 की आप रिएक्शन करवा दीजिए, इसको आप गर्मी दे दीजिए, हीट दे दीजिए, उष्मा
दे दीजिए, गर्म कीजिए, गर्म करने पर ये किस में टूट जाएगा, एक तो ये टूट जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर और एक ये टूट जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। इस तरीके की ये रिएक्शन है। इसके अंदर एक उत्पाद, एक अभिकारक था और एक अभिकारक जो है वो टूट करके दो उत्पादों के अंदर परिवर्तित हो रहा है, इसलिए इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, ऊष्मीय वियोजन कह देंगे। क्या कह देंगे इसको ऊष्मीय वियोजन कह देंगे। अगर हम दूसरा इसका उदाहरण ले, अगर इसका दूसरा उदाहरण हम ले तो इसका दूसरा उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं FeSO4। इसके अंदर हम क्या लेते हैं, इसके दो अणु लेते हैं FeSO4 के, यानी कि इसका नाम क्या है, इसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, इसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड, इसका नाम होता है फेरस सल्फेट। क्या नाम होता है, फेरस सल्फेट इसका नाम होता है, फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट इसका नाम होता है। इसका कलर जो होता है वो हरे रंग का होता है, ठीक है। इसको आप गर्म कीजिए, इसको आप क्या कीजिए, गर्म कीजिए। गर्म करते ही ये किस में टूट जाता है, एक तो टूटता है FeO3 के अंदर टूटता है, इसको कहते हैं फेरिक ऑक्साइड। क्या कहते हैं इसको बोलते हैं फेरिस सल्फेट, इसको बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड के अंदर ये टूटता है और साथ के अंदर ये SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड का निर्माण करता है। इसको बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड, इसको बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। इसको बोलते हैं फेरिस सल्फेट, इसको बोलते हैं फेरिस सल्फेट। इसको बोलते हैं सल्फर डाई ऑक्साइड, इसको बोलते हैं सल्फर डाई ऑक्साइड, इसको बोलते हैं सल्फर डाई ऑक्साइड, इसको बोलते हैं सल्फर ट्राई ऑक्साइड, सल्फर ट्राई ऑक्साइड इसको बोलते हैं, ठीक है। इस तरीके से रिएक्शन होती है। उसमें वियोजन हमने क्या किया, फेरिस सल्फेट लिया, फेरिस सल्फेट को हमने ऊष्मा दी, गर्मी दी, गर्मी देते ही किसमें परिवर्तित हो गया, गर्मी देते ही फेरिस ऑक्साइड फेरिक ऑक्साइड में परिवर्तित हो गया, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड दे रहा है, साथ के अंदर सल्फर ट्राइऑक्साइड दे रहा है। इस तरीके की रिएक्शन को हम क्या कह देंगे, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया के अंदर रख देंगे, ठीक है। इसके अंदर इसका कलर होता है हरे कलर का होता है और इसका व्हाइट कलर हो जाता है सफेद कलर, यानी कि रिएक्शन के बाद में व्हाइट कलर हो जाता है। तो इससे आप पहचान सकते हो कि कलर परिवर्तित हो गया तो ये रिएक्शन हुई है, वियोजन रिएक्शन हुई है। और इसको गंध से भी महसूस कर सकते हो, जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है वो गंधक होते हैं, ठीक है। तो ये जो क्या है, इससे आपको गंधक से भी पहचान सकते हो, खुशबू से भी आप पहचान सकते हैं इसके अंदर इस प्रकार की रिएक्शन हुई है। तो ये तो हो गया सबसे पहला उदाहरण, कौन सा, ऊष्मीय वियोजन। ऊष्मीय वियोजन के बाद में जो दूसरा वियोजन आता है, वो दूसरा वियोजन कौन सा होता है, ऊष्मीय वियोजन के बाद में जो दूसरा वियोजन है वो हम ले लेते हैं, कौन सा ले, विद्युत वियोजन ले, प्रकाशीय वियोजन ले, विद्युत वियोजन ले लेते हैं, चलो ठीक है। विद्युत वियोजन का मतलब है कि इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन या विद्युत वियोजन इसके अंदर होता है। विद्युत वियोजन के अंदर क्या होता है सर, विद्युत वियोजन के अंदर ये होता है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनके अंदर वियोजन जो होता है विद्युत के द्वारा हो, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनके अंदर वियोजन विद्युत के द्वारा होता है, उसके अंदर जो वियोजन है वो इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा होता है, ऐसे वियोजन को हम क्या कहते हैं, विद्युत वियोजन कहते हैं। इसके सबसे पहले आप उदाहरण देखो, समीकरण देखो, उसके बाद हम प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन भी इसका देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन देखेंगे, थ्योरी के अंदर प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन इसका देखेंगे। कौन सा है इसका, आप ले लीजिए H2O ले लीजिए, जल ले लीजिए, पानी, ठीक है। पानी का ये सूत्र होता है, कभी मत भूलना, ठीक है। इसकी आप क्या करो, उसको अंदर आप विद्युत धारा प्रवाहित कर दो। क्या कर दो, इसके अंदर विद्युत धारा यानी कि इसके अंदर बिजली प्रवाहित कर दो। जैसे आप इसके अंदर बिजली प्रवाहित करेंगे क्या होगा, H2 अलग हो जाएगा, O2 अलग हो जाएगा और यहाँ पर 2 लग जाएगा। इस तरीके से इसके अंदर रिएक्शंस होती है, इसके अंदर इस प्रकार से रिएक्शन होती है। H2O यानी कि विद्युत धारा प्रवाहित की तो H2 और O2 इस तरीके से अलग हो जाता है। ये रिएक्शन बेसिकली होती है किस तरीके से, ये रिएक्शन बेसिकली किस तरीके से होती है, इस रिएक्शन को बेसिकली इस तरीके से किया जा सकता है कि हम इसके अंदर क्या करते हैं, एक बीकर लेते हैं, क्या करते हैं, एक बीकर लेते हैं, एक बीकर लेते हैं, उस बीकर के अंदर हम क्या करते हैं, जल डाल देते हैं, ठीक है। बीकर के अंदर पहला पानी मत डालो, ठीक है। प्लास्टिक का बीकर लेना है, प्लास्टिक के बीकर के अंदर आपको क्या करना है, यहां से उसको क्या कर दो, तो छेद कर दो उसके अंदर और वहां पर क्या लगा दो, एक दोनों साइड के अंदर प्लास्टिक का रबड़ लगा दो और उसके अंदर रबड़ के बाद में यहां पर आप शेड कर दीजिए, उसके अंदर इलेक्ट्रोड, कार्बन के इलेक्ट्रोड लगा दीजिए, ठीक है।
कार्बन के इसके अंदर इलेक्ट्रोड सेट कर दीजिए, कार्बन के यहाँ पे इलेक्ट्रोड लगा दीजिए आप, इस इलेक्ट्रोड को आप नाम दीजिए एनोड, इसको नाम दीजिए एनोड, इसको नाम दीजिए कैथोड, ठीक है, इसका नाम दीजिए कैथोड, ठीक है। इसके बाद में इसके अंदर क्या कीजिए, जल भर दीजिए, पानी भर दीजिए इसके अंदर पूरा, जहां तक इसके अंदर जा सकता है, ठीक है। उसके ऊपर टेस्ट ट्यूब लगा दीजिए, ठीक है। प्रकनलियां होती है, वो प्रकनलियां जो होती है वो प्रकनलियां इसके अंदर लगा दीजिए, और इसको कहां से जोड़ दीजिए, इसको आप यहां पर कुंजी लगा करके इसको जोड़ दीजिए एक बेंटली से, एक बेंटली से जोड़ दीजिए। बैटरी कितने वोल्ट की है, 6 वोल्ट की बैटरी से इसको आप जोड़ दीजिए, और 6 वोल्ट की बैटरी से इसको जोड़ने के बाद में कुछ समय के लिए इसको आप छोड़ दीजिए। कुछ समय के अंदर आप जब छोड़ेंगे इसको, तो छोड़ने के बाद में इसको चालू करके छोड़ दीजिए बैटरी को, और थोड़ी देर बाद चालू करके छोड़ेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे इलेक्ट्रोडों के अंदर यहाँ पर बुलबुले बन रहे हैं। यहाँ पे क्या बन रहे हैं, बुलबुले बन रहे हैं। इस साइड के अंदर हाइड्रोजन के और इस साइड के अंदर ऑक्सीजन के बुलबुले निकलेंगे। तो इस तरीके से क्या हुआ, जल जो था, पानी आपने इसके अंदर डाल रखा था और वो H2 और O2 के अंदर इस तरीके से परिवर्तित हो गया। कुछ बूंदे इसके अंदर हम H2SO4 के भी मिलाते हैं, ध्यान रखिएगा, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड या सल्फ्यूरिक अम्ल की भी इसके अंदर कुछ बूंदे हम इसके अंदर मिलाते हैं। ऐसा क्या होता है, इसका विद्युत वियोजन या हम इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन हम करवा देते हैं। और उसके बाद में जब हम आगे बात करते हैं, आगे हम डिस्कस करते हैं, तो आगे का जो वियोजन है वो तीसरा वियोजन और लास्ट वियोजन क्या होता है, प्रकाशीय वियोजन। कैसा वियोजन होता है, प्रकाशीय वियोजन। बोले तो फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन ये होता है। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन भाई साहब क्या होता है, फोटोलाइटिक कंपोजिशन यही होता है, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें वियोजन जो होता है प्रकाश के द्वारा होता है, उस वियोजन को हम क्या कहते हैं, उसको फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन हमें कह देते हैं। अब फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन के अंदर साहब उदाहरण क्या है, इसके बहुत अच्छे उदाहरण है। क्या है, आपको लेना है 2AgCl, ठीक है, 2AgCl। इसको आप क्या करो, प्रकाश दो, गर्मी दो, हीट दो, ठीक है, इसको प्रकाश दो। आप प्रकाश देते ही क्या होगा, ये हो जाएगा परिवर्तित Ag+Cl2 के अंदर बदल जाएगा, ठीक है, यानी सिल्वर अलग हो जाएगा। इसको कहते हैं सिल्वर क्लोराइड, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड। इसी तरीके से आप इसकी रिएक्शन को BrCl भी लेकर भी करवा सकते हो। इसको बोलते हैं ब्रोमीन क्लोराइड या ब्रोमाइड क्लोराइड इसको बोलते हैं। इसकी आप रिएक्शन करवाइए प्रकाश की उपस्थिति के अंदर। प्रकाश की उपस्थिति में जब आप रिएक्शन करवाएंगे तो आपको 2Br मिलेगा और साथ में इसमें क्या निकल जाएगा, Cl2 निकल जाएगा। ऐसी रिएक्शन क्या होती है, जो प्रकाश की उपस्थिति में वियोजन होता है, ऐसे वियोजन को हम क्या कहते हैं, कौन सा वियोजन कहते हैं, हम कहते हैं प्रकाशीय वियोजन या फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन के अंदर एक चीज और लिखी है कि ये जो होता है AgCl, जो होता है AgCl2, ये इसका इस्तेमाल जो होता है किसमें किया जाता है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के अंदर किया जाता है, यानी कि श्याम श्वेत फोटोग्राफी जो हुआ करती है उसके अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि श्याम श्वेत फोटोग्राफी के अंदर किसका इस्तेमाल, यानी ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के अंदर किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो आप बताएंगे कि AgCl का इस्तेमाल किया जाता है। और प्रकाश के साथ में ये अभिक्रिया इस प्रकार से होती है, और ये एक वियोजन अभिक्रिया है और इस प्रकार से ये होता है। तो वियोजन इस प्रकार से 3 तरीके से हो सकता है। उसके बाद में हम जब डिस्कस करते हैं तो हम तीसरी तरफ चलते हैं। तीसरी तरफ क्या हो सकता है, तीसरा हो सकता है इसके अंदर विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया हो सकती है, विस्थापन अभिक्रिया। भाई साहब विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, ऐसी अभिक्रियाएं जिनके अंदर क्या होता है, अभिकारक जो होते हैं, अभिकारक जो होते हैं आपस में क्या करते हैं, अभिकारक जो होते हैं उनके अंदर जो अधिक क्रियाशील अभिकारक होता है, जो अधिक क्रियाशील अभिकारक होता है, अधिक ज्यादा रिएक्टेंट जो होता है, रिएक्टिव अभिकारक जो होता है वो क्या करता है, कम रिएक्टिव अभिकारक को यानी कि कम क्रियाशील अभिकारक को उसके यौगिकों से विस्थापित कर देता है, वहां से उसको हटा देता है और उसकी जगह पर खुद आ जाता है, उसकी जगह पर क्या करता है, खुद आ जाता है। इस रिएक्शन के अंदर क्या होता है, इस रिएक्शन के अंदर बेसिकली इस तरीके से हो सकता है। इसके अगर मैं आपको उदाहरण दूं तो मैं आपको इसका उदाहरण दे देता हूं सीधा। इसका उदाहरण क्या हो सकता है, इसका उदाहरण सबसे पहला हो सकता है, हम ले सकते हैं इसके अंदर Fe, ठीक है, और CuSO4 का हम रिएक्शन करवा सकते हैं। FeCuSO4 यानी कि इसको बोलते हैं फेरस, ठीक है, इसको बोलते हैं कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का क्या कहती है, आप इसकी रिएक्शन करवाइए। रिएक्शन करवाते ही क्या होगा, रिएक्शन करवाते ही हो जाएगा FeSO4 बन जाएगा, FeSO4 बन जाएगा, और इसकी वजह से ये क्या होगा, यहाँ पर कॉपर अलग हो जाएगा, ठीक है, कॉपर अलग हो जाएगा। यहाँ पर इसका रंग जो था वो नीला था, कॉपर सल्फेट का जो रंग होता है वो नीला होता है।
फेरिस सल्फेट का जो रिंग होता है, हमने पीछे भी पढ़ के आए हैं अभी कि हरा रंग होता है, ठीक है। इस तरीके से इस प्रकार का रंग होता है, हरा रंग हो जाता है या मलिन रंग हो जाता है, इस प्रकार का रंग हो जाता है। ये रिएक्शन बेसिकली होती किस तरीके से, अगर हम प्रैक्टिकल करना चाहें तो इसका किस तरीके से कर सकते हैं, प्रैक्टिकली ऐसे करते हैं कि एक टेस्ट ट्यूब ले लीजिए, ठीक है, टेस्ट ट्यूब ले लीजिए। टेस्ट ट्यूब के अंदर हम क्या करते हैं, कॉपर सल्फेट का विलयन लेते हैं, कॉपर सल्फेट का विलयन लेते हैं। कॉपर सल्फेट के अंदर विलयन के अंदर फेरिस यानी कि लोहे की कील, फेरिस किसको कहते हैं, लोहे को कहते हैं। तो लोहे की हम कील लेते हैं और उस कील को क्या करते हैं, इसके अंदर डुबा के रखते हैं, उसको क्या करते हैं, इसके अंदर डुबा के रखते हैं। तो डुबा के रखने के बाद हम थोड़ी देर बाद में जब ये नीला कलर होता है, ये हम इसको थोड़ी देर बाद में निकालते हैं, तो ये नीला जो होता है वो कलर मरीन के अंदर बदल जाता है, या उसको हम कह देंगे कि वो किसके अंदर बदल जाता है, वो हरे कलर के अंदर ये कन्वर्ट हो जाता है, हरे कलर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो आप लोहे की जो कील आप निकालोगे बाहर, जो लोहे की आप कील बाहर निकालोगे, उस कील के ऊपर कैसा रंग हो जाता है, भूरा रंग आ जाता है, उसका रंग कैसा हो जाता है, भूरा रंग होता है। इस प्रकार से ये रिएक्शन अंदर होती है। तो इसके अंदर क्या हुआ, अधिक रिएक्टिव यानी कि फेरिस अधिक रिएक्टिव था, उसने क्या किया, कॉपर सल्फेट के कम रिएक्टिव होने की वजह से कॉपर सल्फेट का फायदा उठा लिया और कॉपर सल्फेट को वहां से निकाल दिया और निकाल करके वहां पर उसकी जगह पर खुद आकर के बैठ गया। इस तरीके की रिएक्शन को विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, या इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसको क्या कहते हैं। फिर आगे हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, आगे हम बात करते हैं इसी के एक उदाहरण की ओर की। तो इसके अंदर जिंक ले लो, CuSO4 ले लो और इसकी रिएक्शन करवा दो, तो जिंक SO4 बन जाएगा और साइड में जिंक निकल जाएगा। यानी कि आप जिंक की जब अभिक्रिया कराते हो कॉपर सल्फेट के साथ में, तो जिंक सल्फेट बनता है और जिंक सल्फेट के बाद में साथ में क्या निकलता है, कॉपर इसमें से क्या करता है, साइड से निकल जाता है। इस तरह की रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब सर आप बोलते जा रहे हो, सर आप तो बोलते जा रहे हो कि रिएक्टिव अधिक होगा तो क्या कर देगा, कम रिएक्टिव वाले को क्या कर देगा, हटा देगा। रिएक्टिव अधिक होगा तो कम रिएक्टिव वाले को हटा देगा। लेकिन हमें एग्जाम में कैसे पता चलेगा कि ये कम रिएक्टिव है, ये इसको हटाएगा, ये ज्यादा रिएक्टिव है, ये इससे नहीं हटेगा, ये हमें कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए आपकी 10वीं क्लास की पुस्तक के अनुसार आपके थोड़े बहुत जो है, हमें आप क्रियाशीलता का एक क्रम आपको दे सकता हूँ, क्रियाशील तत्वों का एक क्रम आपको यहाँ पे लिख सकता हूँ। वो इस तरीके से हो सकता है, उदाहरण के साथ में, ट्रिक के साथ में, कार मांगे अल्टो जेन फरारी प्रभु है क्यों हुजूर आज उसे। इस तरीके की ये क्या हो सकता है, क्रम हो सकता है। यानी कि सबसे ज्यादा पोटेशियम होता है, पोटेशियम के बाद सोडियम, सोडियम के बाद कैल्शियम, कैल्शियम के बाद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद जिंक, जिंक के बाद में फेरस, फेरस के बाद में लेड और लेड के बाद में हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद में कॉपर, कॉपर के बाद में मरकरी और मरकरी के बाद के अंदर सिल्वर और सिल्वर के बाद में गोल्ड। इस तरीके से इसका क्रम हो सकता है। सबसे ज्यादा क्रियाशील है ये कॉपर, पोटेशियम, ठीक है। इसको कोई भी इनमें से तो कोई भी क्या कर सकता है, विस्थापित नहीं कर सकता है। सबसे कम विस्थापित करने वाला, सबसे कम क्रियाशील जो है वो है गोल्ड, इसको कोई भी विस्थापित कर सकता है। इनमें से कोई भी क्या कर सकता है, इसको विस्थापित कर सकता है। इसके यौगिकों से, इसके साथ में जो जुड़ाव है उसके साथ में, परमाणुओं के साथ में, उससे क्या कर सकता है, विस्थापित कर सकता है। तो एक क्रियाशीलता का क्रम है, आपको पता चल सकता है। अब देखो इसी के अंदर देख लेते हैं, यहाँ पे फेरिस का नंबर ऊपर आ रहा है, ठीक है, कॉपर का नंबर नीचे आ रहा है, इसका मतलब फेरिस क्या कर सकता है, इसको विस्थापित कर सकता है। जिंक का तो इससे भी ऊपर आ रहा है, तो जिंक तो आराम से कर सकता है कॉपर को। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको कह सकते हैं, ये क्रियाशीलता के आधार पे ये इसका विस्थापन हो रहा है। इसको आप उतार भी सकते हैं उधर से, ठीक है। आगे हम चलते हैं, ये होगी विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया के बाद में अब आ जाइए चौथी अभिक्रिया, जो कि है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया, या मैं इसके आगे थोड़ा सा डबल लगा देता हूं ना, आप समझ लेना। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी इसको कहते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या द्विविस्थापन अभिक्रिया एक ही बात होती है, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, यानी कि द्विविस्थापन की अभिक्रिया क्या होती है, यानी कि इसमें भी विस्थापन होगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। क्या होगा कि अभिक्रिया के अंदर ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनके अंदर दोनों अभिकारक जो होते हैं वो आपस में क्या कर लेते हैं, अपने परमाणु या परमाणुओं के समूह का आदान प्रदान कर लेते हैं। ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। नहीं समझ में आया? इसका मतलब मैं कहना चाहता हूं कि जो इसके अंदर यौगिक होंगे, दो अभिकारक होंगे, वो दोनों के दोनों अभिकारक क्या करेंगे, आपस में क्या कर लेंगे, अपने यौगिकों का आदान प्रदान कर लेंगे, अपने परमाणु समूहों का आदान प्रदान कर लेंगे। वो कह देगा तू मेरा वाला ले ले, मैं तेरे वाला ले लेता हूं। इस तरीके की अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण क्या है इसका, उदाहरण ले लीजिए। इसका उदाहरण है सोडियम सल्फेट, ठीक है, सोडियम सल्फेट और बेरिलियम क्लोराइड, ठीक है। इसको बोलते हैं सोडियम सल्फेट, इसको बोलते हैं सोडियम सल्फेट, इसको बोलते हैं बेरिलियम क्लोराइड, इसको बोलते हैं बेरिलियम
क्लोराइड, इनकी आप रिएक्शन करवा दीजिए। रिएक्शन करवाने से क्या होगा, रिएक्शन करवाने से तो एक तो बन जाएगा BaSO4 और एक बन जाएगा सोडियम क्लोराइड, ठीक है, सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। BaSO4 और सोडियम क्लोराइड यहां से क्या होगा, निकल जाएगा। इसको बोलते हैं बेरियम सल्फेट, ठीक है, बेरियम, ये बेरिलियम सल्फेट, ठीक है, ये बेरिलियम सल्फेट होता है, ये सोडियम क्लोराइड होता है जिसको नमक भी बोलते हैं, ठीक है। तो बेरिलियम, बेसिकली बेरिलियम सल्फेट जो होता है वो सफेद कलर का होता है और ये रिएक्शन के अंदर अवक्षेप के रूप में नीचे बैठ जाता है। रिएक्शन जब होती है, ये क्रिया जब होती है तो उसके अंदर ये नीचे क्या करता है, सफेद कलर के रूप में नीचे बैठ जाता है, अवक्षेप के रूप में नीचे बैठ जाता है, तलछट के रूप में नीचे बैठ जाता है। तो इस रिएक्शन को हमें अवक्षेपण रिएक्शन भी कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया भी इसको क्या कहते हैं, कह सकते हैं। तो आप इसके अंदर ये उदाहरण टेक के आ सकते हैं, ये उदाहरण देके आ सकते हैं। यहां तक समझ में आया होगा कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार ये हमने पढ़ लिए, विस्थापन अभिक्रिया तक हमने पढ़ लिए। अब इसमें कोई ज्यादा बड़ा चंगा या पंगा नहीं है, इसके अंदर क्या हो सकता है। अब लास्ट बचा है, इसको तो क्या बताऊं, ठीक है, लास्ट बचा है, यहीं से समझ लो क्या है। दूसरा यहाँ पर अब है, आगे हम पढ़ेंगे संक्षारण। क्या है, संक्षारण। संक्षारण किसको कहते हैं, संक्षारण इंग्लिश में कहते हैं कोरोजन को, ठीक है। संक्षारण क्या होता है, देखो संक्षारण क्या होता है। संक्षारण ये होता है कि ऐसे जब क्या करते हैं, कोई भी तेलीय चीज होती है या कोई वसायुक्त चीजें होती है, नहीं, संक्षारण कैसे कहते हैं, जब कोई भी धातु होती है, जब कोई भी धातु होती है, उन धातुओं को हम क्या करते हैं, जब ये वायुमंडल के संपर्क में आती है तो वायुमंडल में संपर्क में आने से क्या करती है, वायुमंडल के संपर्क में आकर वायुमंडल के जो गैस होती है उनके साथ में क्रियाएं कर लेती है और क्रियाएं करके क्या बनाती है, इनका संक्षारण होना शुरू हो जाता है। तो वायुमंडल की जब ये संपर्क में आती है तो इनका क्रिया वायुमंडल की नमी के संपर्क में आती है, वायुमंडल की आर्द्रता के संपर्क में आती है, तो उसकी वजह से इनका क्या होता है, इनका संक्षारण होना शुरू हो जाता है। तो इस वजह से क्या कहते हैं, कोरोजन कहते हैं। अब कोरोजन के उदाहरण क्या है, कोरोजन के उदाहरण सबसे पहला हो सकता है लोहे के ऊपर जंग लगना। क्या हो सकता है, लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग, ठीक है। यानी कि लोहे के ऊपर आपने देखा होगा, लोहे को हम क्या करते हैं, थोड़े समय के लिए आजकल तो लेप किया जाता है, ये सब लेपन उसके ऊपर किया जाता है उसको रोकने के लिए, ठीक है। तो जिनकी परत उसके ऊपर चढ़ा दी जाती है, इस तरीके से इस लकड़ के दिया जाता है, ठीक है। लोहा जो होता है, लोहे के ऊपर क्या किया जाता है, लोहा जो होता है उसको आप क्या कर दो, वायुमंडल के सामने छोड़ दो, खुला छोड़ोगे तो वो आर्द्रता नमी के साथ में क्या करेगा, क्रिया कर लेगा, वायुमंडल के साथ में क्रिया कर लेगा, गैसों के साथ में, और क्रिया करके वहां पर वो अपने ऊपर क्या लगा लेगा, संक्षारण करना शुरू कर देगा, तो उसे जंग कह सकते हैं। उसके बाद हम आगे बात करें, आगे हम डिस्कस कर सकते हैं लोहे पर जंग लगना। उसी के अलावा चांदी में लो, चांदी को कुछ छोड़ लो ऐसा, चांदी का कालापन या चांदी का काला होना, ठीक है, चांदी का कालापन। चांदी क्या होती है, आप उसको वायुमंडल के संपर्क में छोड़ो, वायुमंडल के संपर्क में छोड़ने से क्या हो जाती है, थोड़े ही समय के अंदर क्या हो जाती है, काली होने लग जाती है, काली पड़ने लग जाती है। तो ये भी किसका उदाहरण हो सकता है, संक्षारण का उदाहरण हो सकता है। तीसरा उदाहरण, लास्ट जो उदाहरण है वो हो सकता है तांबा, यानी कि इसको कॉपर भी बोलते हैं, ठीक है। तांबा के ऊपर हरी परत, तांबे के ऊपर क्या रखती है, हरी परत जमने लग जाती है, उसको भी क्या कह सकते हैं, किसका उदाहरण कहा जा सकता है, संक्षारण या कोरोजन का उदाहरण कह सकते हैं। अब कोरोजन यानी संक्षारण के बाद में लास्ट हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो पॉइंट क्या है, लास्ट डिस्कस इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट है, ये कौन सा है, विकृत गंधिता। विकृत गंधिता, विकृत गंधिता, विकृत गंधिता, इंग्लिश में बोलते हैं इसको रेंसिडिटी, ठीक है। विकृत गंधिता इंग्लिश में बोलते हैं इसको रेंसिडिटी। क्या होती है विकृत गंधिता, विकृत गंधिता ये होती है कि जब हम क्या करते हैं, तेलीय चीजों को, वसायुक्त चीजों के, यानी कि जिनके अंदर फैट होता है, मोटापा होता है, ये जो तेलीय चीजें होती है, उन चीजों को जब हम क्या करते हैं, वायुमंडल के संपर्क में खुला छोड़ देते हैं, वायुमंडल के संपर्क में उनको खुला छोड़ देते हैं, तो उनके अंदर क्या होती है, एक विशेष प्रकार की गंध आनी शुरू हो जाती है, और वो क्या होती है, खाने के अंदर उसका स्वाद जो होता है वो चेंज हो जाता है, इसको हम कहते हैं बेसिकली बास देती है, ठीक है। तो वो क्या होती है, उनके अंदर क्या होती है, स्वाद में चेंज हो जाता है और उनके गंध में भी, यानी उनकी खुशबू में भी चेंज हो जाता है। तो इसलिए क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं, ठीक है। विकृत गंधिता को रोकना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे क्या होती है, चीजें खराब हो जाती है, उनको हमें किस तरीके से रोक सकते हैं, तो रोकथाम, यानी कि रोकथाम के क्या उपाय हो सकते हैं। सबसे पहला उपाय ये हो सकता है कि आप इसको क्या करो, फ्रीज करो खाने को, जो आपका खाना वगैरह होता है उसको आप क्या कर सकते हैं, फ्रीज कर सकते हैं। खाने को हम क्या कर सकते हैं, शीतलन के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, फ्रीज के द्वारा या शीतलन के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, उसको उसका विकृत गंधिता होने से हम रोक सकते हैं। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल कर सकते हैं। नाइट्रोजन गैस का किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है, आपने चिप्स के पैकेट देखे होंगे, चिप्स के पैकेट जो होते हैं, चिप्स के पैकेट के अंदर क्या मौजूद होती है, नाइट्रोजन गैस भर के दे देते हैं, जिसकी वजह से क्या होती है, वायुमंडल
ये जो आदत होती है वायुमंडल की, जो आपने गैस होती है, ऑक्सीजन जो होता है वायुमंडल की ऑक्सीजन उपापचय के लिए वहां पर नहीं हो पाती है, और इस वजह से क्या होता है नाइट्रोजन गैस इसका हो सकती है। तीसरी जो होता है, तीसरा काम हम ये कर सकते हैं कि ऐसे बर्तनों का इस्तेमाल करें जो वायुरोधी हो। वायुरोधी बर्तन का प्रयोग, वायुरोधी बर्तनों का प्रयोग आप कर सकते हैं, तो उससे भी इस तरीके का काम हो सकता है। और चौथा और लास्ट पॉइंट मैं आपको बता सकता हूं इसके अंदर कि शीतलन करो, N2 गैस का इस्तेमाल करो, वायुरोधी बर्तनों का प्रयोग कीजिए, और इसके अंदर प्रतिऑक्सीकारक यानी कि एंटीऑक्सीडेंट जैसे कि NaCl वगैरह उनका इस्तेमाल कीजिए। प्रतिऑक्सीकारक यानी एंटीऑक्सीडेंट यानी कि जो ऑक्सीकरण को रोकते हैं, ऑक्सीकारक का इस्तेमाल कीजिए, जिससे कि सारी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। ठीक है, तो हम कर सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार आज हमने डिस्कस कर लिया। यहाँ पर संक्षारण हमने कोरोजन डिस्कस कर लिया, हमने डिस्कस कर लिया कि विकृतियां यानी कि रेंसिडिटी क्या होती है, इनके रोकथाम हमने पढ़ लिया कि किस तरीके से हम रोक सकते हैं। तो ये चैप्टर जो है आपका रासायनिक अभिक्रिया में समीकरण यानी कि विज्ञान का जो आपका पहला चैप्टर है, आज ये यहाँ पर समाप्त होता है। और हम कोशिश करेंगे कि अगला लेक्चर हम जल्द ही बनाएं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये जो लेक्चर है वो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।